वेलकम बैक। हमने क्लास 12th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3B स्टार्ट किया है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का टाइप्स ऑफ प्राइस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये पर्टिकुलर टॉपिक डिटेल में स्टडी कर लिया है। सो इस वीडियो में हम मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये पर्टिकुलर टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी व्हाट आर दी मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पिछले वीडियो में हमने टाइप स्टडी किए हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे किस तरीके से हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ऑलराइट, तो 3 मेथड्स है ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो एक एक करके हम स्टडी करेंगे। वेरी फर्स्ट इज रेशियो और परसेंटेज मेथड। सो हम इसे रेशियो मेथड भी बोल सकते हैं या परसेंटेज मेथड भी बोल सकते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज रेशियो मेथड और परसेंटेज मेथड। रेशियो मेथड इज डेवलप बाय प्रोफेसर मार्शल। सो रेशियो मेथड जो है वो किसने डेवलप किया है, किसने दिया है? प्रोफेसर मार्शल ने। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड बाय डिवाइडिंग द परसेंटेज चेंज इन डिमांड by the percentage change in price. So according to ratio method और percentage method, elasticity of demand हम किस तरीके से measure कर सकते हैं, calculate कर सकते हैं? So इसमें हम percentage change in demand, demand में कितना change आया, divide by percentage change in price, price में कितना change आया। जब हम percentage change in demand divide by percentage change in price करेंगे तो हमें elasticity of demand that is ED मिल जाएगा। Alright, सो अकॉर्डिंग टू रेशियो मेथड और परसेंटेज मेथड हम क्या करते हैं, चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस करते हैं तो हमें ईडी मिल जाता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मिल जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज परसेंटेज मेथड इज ऑल्सो नोन एज, सो परसेंटेज मेथड को और क्या बोलते हैं? परसेंटेज मेथड इज ऑल्सो नोन एज अर्थमेटिक मेथड। सो परसेंटेज मेथड को हम अर्थमेटिक मेथड भी बोलते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी इज मेजर्ड एज, सो अब प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स सी, यहाँ पे फॉर्मूला गिवन है ईडी, दैट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये क्या है? फॉर्मूला है ऑफ ईडी। ऑलराइट, सो जब हमें प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी है, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू रेशियो मेथड और परसेंटेज मेथड, सो हमें ये वाला जो फॉर्मूला है ये यूज़ करना होगा, इसमें वैल्यूज इनपुट करनी होगी एंड देन हमें हमारा ईडी मिल जाएगा, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मिल जाएगा। ऑलराइट, अब ये जो फॉर्मूला है इसको किस तरीके से सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है वो देख लेते हैं। सो ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज का सिंबल, ये जो ट्राइंगल है इसका मतलब चेंज होता है। ऑलराइट, एंड क्यू मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड। सो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये आपका क्या है? फॉर्मूला जो है उसी को हमने सिंबॉलिकली किस तरीके से लिखा है ये यहाँ पे बताया है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज आगे देख लेते हैं। मैथमेटिकली दी अबव फॉर्मूला कैन बी प्रेजेंटेड एज, अब मैथमेटिकली जो ऊपर का फॉर्मूला है इसको किस तरीके से प्रेजेंट किया है। लेट्स सी, ईडी इज इक्वल टू, ये जो ट्राइंगल क्यू है ये क्या डिनोट करता है? डिफरेंस बिटवीन द न्यू क्वांटिटी एंड ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन, ये जो क्यू है ये क्या डिनोट करता है? ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय ट्राइंगल पी डिनोट करता है डिफरेंस बिटवीन न्यू प्राइस एंड ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस। ऑलराइट, सो ये क्या है? मैथमेटिकली हम ये जो ऊपर का जो फॉर्मूला था इसको इस तरीके से लिखते हैं एंड देन इसको और सिंप्लीफाई हम करेंगे। सो हमारा क्या आ जाएगा? ये वाला जो फॉर्मूला है इसको हम इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, दैट इज ईडी इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन न्यू क्वांटिटी एंड ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय, दैट इज अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे हम क्या करते हैं जब डिवाइड है सो इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पी हमारा ऊपर चला जाएगा, दैट इज ओरिजिनल प्राइस अपॉन डिफरेंस बिटवीन न्यू प्राइस एंड ओरिजिनल प्राइस। ऑलराइट, सो ये जो फॉर्मूला है हम ये वाला फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे, ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करके क्या कर सकते हैं, हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दैट इज ईडी कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे गिवन है, लेट्स सी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल गिवन है। एग्जाम्पल देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से रेशियो मेथड एंड परसेंटेज मेथड को कैलकुलेट यूज़ करके हम ईडी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स सी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। वेरी फर्स्ट कॉलम जो है उसमें प्राइस गिवन है, नेक्स्ट कॉलम में क्वांटिटी डिमांडेड इन केजीज एंड लास्टली फॉर्मूला गिवन है। सो प्राइस क्या है? 20 रुपीज़। तो पहला प्राइस, ओरिजिनल प्राइस हमारा कितना है? 20 रुपीज़। क्वांटिटी डिमांडेड इन केजीज, जब प्राइस 20 रुपीज़ था तो हम कितना डिमांड करते थे? 10 केजीज। राइट, जब प्राइस चेंज हुआ, न्यू प्राइस है ये, जब प्राइस चेंज हुआ मतलब प्राइस इंक्रीज़ हुआ है 25 रुपीज़, मतलब पहले 20 रुपीज़ था अब 25, मतलब कितना रुपीज़ प्राइस इंक्रीज़ हुआ है? 5 रुपया। 5 रुपीज़ से प्राइस इंक्रीज़ हुआ। राइट, तो 25 रुपीज़ जब प्राइस था तो कितना डिमांड हम कर रहे हैं? 9 केजीज, मतलब हमारा डिमांड जो है वो डिक्रीज़ हुआ है 1 केजी से। राइट, अब ये क्या है? प्राइस है, क्वांटिटी डिमांडेड है। अब फॉर्मूला हमें क्या करना है? यूज़ करके ईडी हमारा कैलकुलेट करना, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें कैलकुलेट करना है। ऑलराइट, सो लेट्स सी, यहाँ पे गिवन है वेरी फर्स्ट इज ओरिजिनल प्राइस
दैट इज ओरिजिनल प्राइस कितना है, P इज इक्वल टू 20, न्यू प्राइस हमारा है 25, राइट। सो ट्राइंगल P हम डिफरेंस किस तरीके से निकालते हैं, डिफरेंस बिटवीन न्यू एंड ओरिजिनल प्राइस, दैट इज 25 माइनस 20 करेंगे तो हमारा 5, ये जो आंसर है ये हमें मिल जाएगा, दैट इज हमारा ट्राइंगल P जो है, ये वाला ट्राइंगल P ये हमें मिल जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट इज ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड। ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड कितना था, 10 केजीज था। न्यू डिमांड कितना था, मतलब जब प्राइस चेंज हुआ तो हम कितना डिमांड कर रहे थे, 9 केजीज, राइट, मतलब 1 केजी का डिफरेंस था। तो ट्राइंगल क्यू हम किस तरीके से लिखेंगे, दैट इज ये जो ट्राइंगल क्यू है ये हम कैसे मिलेगा हमें, दैट इज 10 माइनस 9, या तो फिर न्यू प्राइस जो है, न्यू डिमांड कितना था 9 केजी माइनस 10 केजी, 9 माइनस 10 करते हैं तो -1 आता है, यहाँ पे माइनस जो साइन है उसे हमें इग्नोर करना है कैलकुलेशन पार्ट के लिए, राइट। तो 1 केजी का डिफरेंस आ रहा है, राइट। तो ट्राइंगल क्यू हमारा कितना था, मतलब डिफरेंस बिटवीन द न्यू एंड ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड इज 1 केजी। ऑलराइट, सो अब क्या है, हमें सारे वैल्यूज तो मिल गए, अब जस्ट हमें फॉर्मूलाज के अंदर ये सारे जो वैल्यूज थे उसे पुटअप करना है। सो लेट्स सी, ED इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द न्यू क्वांटिटी एंड द ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल प्राइस अपॉन डिफरेंस बिटवीन न्यू एंड ओरिजिनल प्राइस, ये आपका फॉर्मूला है। ऑलराइट, सो ये जो फॉर्मूला है हमने इस फॉर्मूला को क्या करना है, जस्ट इसके अंदर भी वैल्यूज़ पुटअप करने हैं। सो हमारा डिफरेंस मिला था क्वांटिटी का 1 केजी था, राइट, अपॉन ओरिजिनली हम कितना क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे 10 केजीज। सो यहाँ पे ये लिखा हमने, एंड देन फिर प्राइस कितना था, ओरिजिनल प्राइस हमारा 20 रुपीज़ था, प्राइस चेंज हुआ तो डिफरेंस कितना था 5, राइट, सो अपॉन 5। ऑलराइट, अब इसी को हमें क्या करना है, इसको जस्ट सॉल्व करना है। तो 5 1 ज़ा 5 एंड 5 4 ज़ा 20। ऑलराइट, सो यहाँ पे क्या आ गया, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 4 ज़ा 20। सो इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, दैट इज़ 4 डिवाइड बाय 10। ऑलराइट, अब 4 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो हमारा आंसर हमें कितना मिल जाएगा, हमारा आंसर मिल जाएगा ED इज इक्वल टू 0.4। सो ED इज इक्वल टू 0.4, मतलब ये 1 से कम है, 0.4 1 से कम है। सो ED इज लेस देन 1। ऑलराइट, मतलब यहाँ पे क्या है, ED जो है वो लेस देन 1 है, बिकॉज हमारा ED कितना मिला हमें 0.4। सो ED इज लेस देन 1, इट मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज रिलेटिवली इन इलास्टिक। सो इसका मतलब क्या है, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ED जो है वो क्या है, रिलेटिवली इन इलास्टिक। रिलेटिवली इन इलास्टिक, ये जो कॉन्सेप्ट था हमने टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो पिछले वीडियो में हमने पूरा टाइप स्टडी किया था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, उसमें हमने स्टडी किया था रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड क्या होता है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड क्या होता है, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड क्या होता है, राइट। सो रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड के अंदर क्या हो रहा था, जब प्राइस चेंज होता है तो डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता, राइट, वो होता है रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, जहाँ पे ED इज़ लेस देन 1। ऑलराइट, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, मेथड फर्स्ट मेथड समझा होगा किस तरीके से हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू रेशियो और परसेंटेज मेथड। ऑलराइट, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट मेथड इज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। सो लेट्स सी, सेकंड मेथड है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। अकॉर्डिंग टू टोटल एक्सपेंडिचर मेथड हम किस तरीके से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करते हैं। लेट्स सी, दिस मेथड वाज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर मार्शल। सो एक्सपेंडिचर मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड जो है ये भी किसने डेवलप किया है, दिया है बाय प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल, दैट इज प्रोफेसर मार्शल ने दिया है। In this method, total amount of expenditure before and after the price change is compared. So इस मेथड के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से ED कैलकुलेट करते हैं। सो यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मतलब हमारा पूरा खर्चा कितना है, एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा। सो हमारा पूरा खर्चा कितना है बिफोर द प्राइस चेंजेस एंड आफ्टर द प्राइस चेंजेस, दैट इज जो कमोडिटी हम परचेज करते हैं, राइट, उसका प्राइस जब पहले था तो कितना हम खर्चा करते थे और प्राइस चेंज होने के बाद हम कितना खर्चा कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे किस तरीके से ED कैलकुलेट करते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, हमारा पूरा खर्चा कितना है, प्राइस चेंज होने के पहले कितना खर्चा था एंड प्राइस चेंज होने के बाद हम कितना खर्चा कर रहे हैं। सो दोनों खर्चा, जो दोनों एक्सपेंडिचर है, जब हम उसको कंपेयर करेंगे तो हमारा ED हमें मिल जाएगा, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम कैलकुलेट कर पाएंगे। ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज देख लेते हैं, Here the total expenditure refers to the product of price and quantity demanded. So यहाँ पे total expenditure का मतलब क्या है, product of price मतलब कि कितना प्राइस है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का into quantity demanded, कितना हम डिमांड कर रहे हैं। फर्स्ट से अगर प्राइस 10 रुपीज़ है और डिमांड हम 5 kgs कर रहे हैं तो 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 50, मतलब 50 रुपये हमारा पूरा खर्चा है, राइट। तो ये क्या है, हमारा टोटल एक्सपेंडिचर। ऑलराइट, सो इन दिस कनेक्शन मार्शल हैज़ गिवन दी फॉलोइंग प्रपोजिशंस। सो इसी कनेक्शन में, दैट इज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के कनेक्शन में ही मार्शल ने
तीन यहाँ पे प्रपोजिशंस गिवन है। ये तीनों प्रपोजिशंस को जब हम स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा ईडी क्या है। ऑलराइट, सो लेट्स सी। वेरी फर्स्ट इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में ईडी इज ग्रेटर देन 1। ऑलराइट, सो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड क्या है पहले ये समझते हैं, जो हमने पिछले वीडियो में स्टडी किया। एक बार समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में प्राइस जितना चेंज होता है डिमांड उससे ज़्यादा चेंज होता है। राइट, अगर प्राइस 1 से चेंज हो रहा था तो डिमांड 2 से चेंज हो रहा था, मतलब प्राइस कम चेंज हो रहा है लेकिन डिमांड ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था। सो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 1 से ज़्यादा था। ईडी इज ग्रेटर देन 1। ऑलराइट, ये रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड का कॉन्सेप्ट है। राइट, अब ये टोटल एक्सपेंडिचर पे किस तरीके से काम करेगा, लेट्स सी। When with a given change in the price of a commodity, total outlay increases, elasticity of demand is greater than 1. सो यहाँ पे क्या बोला है, when with a given change in price of a commodity, total outlay increases. टोटल आउटले का मतलब टोटल एक्सपेंडिचर, हमारा जो पूरा खर्चा है वो इंक्रीज़ होता है। मतलब कि प्राइस चेंज होने की वजह से हमारा जो खर्चा है, टोटल आउटले, हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ ग्रेटर देन 1। मतलब यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 1 से ज़्यादा होगा। ऑलराइट, मतलब प्राइस में ज़रा सा चेंज हो रहा है तो खर्चा हमारा ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ ग्रेटर देन 1। ये है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड वेयर ईडी इज इक्वल टू 1। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में हम किस तरीके से कैलकुलेट करते थे, दैट इज़ यहाँ पे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का कॉन्सेप्ट क्या था, जहाँ पे प्राइस जितना चेंज होता है डिमांड भी उतनी ही चेंज होती है। अगर प्राइस 1 रुपीज़ से कम होगा तो डिमांड उतना ही इंक्रीज़ होगा, मतलब इक्वल हो रहा था। राइट, सो यहाँ पे ईडी इज़ इक्वल टू 1 वेयर, सो अब इसको हम टोटल एक्सपेंडिचर के साथ में देखेंगे, बिकॉज यहाँ पे हम एक्सपेंडिचर, हमारा खर्चा कितना हो रहा है प्राइस चेंज होने के पहले एंड प्राइस चेंज होने के बाद। राइट, जो खर्चा है, जो एक्सपेंडिचर है, हम उसको कंपेयर करके ईडी कैलकुलेट करते हैं। तो लेट्स सी, व्हेन प्राइस फॉल्स और राइजेस टोटल आउटले डज नॉट चेंज और रिमेन कांस्टेंट, ईडी दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे क्या बोला है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड के अंदर प्राइस जो है किसी भी कमोडिटी का प्राइस अगर कम होता है या इंक्रीज होता है, लेकिन हमारा जो टोटल आउटले है, जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो चेंज नहीं हो रहा है, मतलब हमारा खर्चा उतना ही है, प्राइस कम हुआ फिर भी खर्चा उतना ही है, प्राइस इंक्रीज हुआ फिर भी खर्चा उतना ही है, प्राइस चेंज होने की वजह से हमारा जो खर्चा है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इक्वल्स टू 1 आएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट जो है वो कॉन्सेप्ट क्या है, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड वेयर ईडी इज लेस देन 1। सो रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड का कॉन्सेप्ट क्या था, जहाँ पे प्राइस जितना चेंज होता है डिमांड उतना ज़्यादा चेंज नहीं होता है। राइट, प्राइस तो चेंज हो रहा है मगर डिमांड ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है। अगर प्राइस 2 रुपये से कम होता है तो डिमांड सिर्फ 1 से ही इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब प्राइस ज़्यादा चेंज हो रहा है मगर डिमांड ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। सो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो लेस देन 1 था। राइट, अब इसी को हम अगर एक्सपेंडिचर मेथड के साथ में देखेंगे तो किस तरीके से कैलकुलेट होगा, व्हेन विद अ गिवन चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी टोटल आउटले डिक्रीजेस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। सो यहाँ पे क्या है बताया है, अगर प्राइस चेंज हो रहा है, प्राइस के चेंज होने की वजह से भी जो पूरे की पूरे कमोडिटी का जो एक्सपेंडिचर है वो कम हो रहा है। प्राइस चेंज हुआ लेकिन जो हमारा एक्सपेंस था, हमारा जो खर्चा था वो और कम हो गया। सो इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। ऑलराइट, सो ये तीनों क्या है, प्रपोजिशंस है। अब इसी को हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। लेट्स सी, दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जाम्पल। सो यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है, हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, वेरी फर्स्ट कॉलम के अंदर प्राइस गिवन है जो कि पी के साथ डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट इज क्वांटिटी डिमांडेड इन यूनिट्स, क्यू के साथ में डिनोट किया है। टोटल आउटले मतलब आपका टोटल एक्सपेंडिचर, पूरा खर्चा कितना है, तो हम कैसे करेंगे, प्राइस इनटू क्वांटिटी डिमांडेड, तो हमारा पूरा खर्चा हमें मिल जाएगा। राइट, एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, कम है कि ज़्यादा है, इक्वल्स टू है, वो हम देखेंगे। सो वेरी फर्स्ट केस जो पहला है ए केस, उसके अंदर प्राइस जो था वो 6 रुपीज़ था, मतलब ये आपका ओरिजिनल प्राइस है। राइट, 6 रुपीज़। तो जब प्राइस 6 रुपये था तो आप कितना डिमांड करते थे, 10 यूनिट्स, दैट इज 6 इंटू 10 इज इक्वल टू 60 रुपीज़। राइट, मतलब जब प्राइस 6 रुपये था आप 10 यूनिट डिमांड करते थे, मतलब आपका पूरा खर्चा कितना होता था, 60 रुपये, 60 रुपीज़। जब प्राइस कम हुआ, 5 रुपीज़ हुआ, तो आप कितना क्वांटिटी डिमांड कर रहे हो, 20 यूनिट्स, मतलब कि डबल हो गया। राइट, मतलब 5 इंटू 20 इज़ 100 रुपीज़। मतलब जब प्राइस 6 रुपये था तो आपका जो टोटल खर्चा था वो 60 रुपीज़ था। जब प्राइस 5 रुपीज़ हुआ तो आपका जो खर्चा है वो इंक्रीज़ हो गया, 100 रुपीज़ हो गया, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ ग्रेटर देन 1। ऑलराइट, नेक्स्ट इज बी केस में क्या हुआ, जब प्राइस 4 रुपीज़ था तो आप कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे, 30, मतलब 4 इंटू 30 इज़ 120। जब प्राइस कम हुआ,
डिक्रीज हुआ 3 एंड आप डिमांड कितना कर रहे हो 40, मतलब 3 इंटू 40 इज़ 120। मतलब यहाँ पे आपका प्राइस कम हुआ लेकिन आपका जो डिमांड है वो उतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है, रेशो प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो रहा है, राइट। सो यहाँ पे आपका जो खर्चा है वो उतना ही है। सो ई डी इज़ इक्वल टू 1, मतलब 4 रुपये था तभी भी आप 120 खर्चा करते थे, 3 रुपये था फिर भी आप 120 रुपये ही खर्चा कर रहे हो, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ई डी इज़ इक्वल्स टू 1। ऑलराइट, नेक्स्ट जो है लास्ट इज सी केस में, जब प्राइस आपका 2 रुपीज़ था तो आप कितना क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे 50, 2 इंटू 50 इज़ 100। और जब प्राइस 1 हुआ मतलब प्राइस कम हो गया और तो आप 60 यूनिट्स डिमांड कर रहे हो, मतलब 1 इंटू 60 इज़ 60। मतलब जब प्राइस 2 रुपये था तो आप 100 रुपये खर्चा कर रहे थे, लेकिन जब प्राइस 1 रुपया हो गया तो आप 60 रुपीज़ ही खर्चा कर रहे हो, मतलब आपका जो खर्चा है टोटल एक्सपेंडिचर वो और कम हो गया, वेयर ई डी इज़ लेस देन 1। सो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो लेस देन 1 होगा। ऑलराइट, ये जो क्या है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, इसके अकॉर्डिंग हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। मतलब प्राइस चेंज हुआ और उसके कमोडिटी का जो प्राइस है उसके पहले कितना खर्चा हम कर रहे थे और प्राइस चेंज होने के बाद हम कितना खर्चा कर रहे हैं, हमने इसको कंपेयर किया तो हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मिला ना, राइट। दैट इज़ जब 6 रुपीज़ था तो हम 60 रुपीज़ खर्चा करते। एक केस में अगर हम देखते हैं जब 6 रुपीज़ प्राइस था तो हम 60 रुपीज़ खर्चा करते हैं, और जब प्राइस 5 रुपीज़ हुआ, प्राइस चेंज हुआ तो हम 100 रुपीज़ खर्चा करें। मतलब बिफोर एंड आफ्टर का हम क्या देख रहे हैं, एक्सपेंडिचर खर्चा 60 एंड 100। अगर देखें तो बाद में हम खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ ग्रेटर देन 1। ऑलराइट, सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड किस तरीके से काम करता है, राइट। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन टेबल 3.4 इन केस ए, सो ये जो टेबल है इसी का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन गिवन है, लेट्स सी। अब 3.4 ये जो टेबल है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का, इसमें केस ए जो था, राइट, ओरिजिनल प्राइस इज रुपीज़। ओरिजिनल प्राइस कितना है 6 रुपीज़, आप टेबल में देख सकते हो ओरिजिनल प्राइस 6 रुपीज़ है, राइट। लेट्स सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ओरिजिनल प्राइस इज रुपीज़ 6 पर यूनिट एंड क्वांटिटी डिमांडेड 5 पर यूनिट, डिमांडेड इज 10 यूनिट्स। मतलब कि यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड पर यूनिट जो है आप इसको इग्नोर कर दो बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, दैट इज़ ये वाला जो पॉइंट है एंड क्वांटिटी डिमांडेड ये जो है आप ये हटा दो बिकॉज 6 पर यूनिट था तो आपका डिमांड कितना था 10 यूनिट्स। ऑलराइट, आप यहाँ पे देख सकते हैं दैट इज़ आपका जो चार्ट है टेबल जो था उसमें आप देख सकते हैं जब 6 रुपीज़ प्राइस था तो आपका डिमांड कितना था, दैट इज़ आपका प्राइस 6 था तो आपका डिमांड 10 था, दैट इज़ 60 था। ऑलराइट, सो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है वो भी यहीं गिवन है। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, क्वांटिटी डिमांडेड 5 पर यूनिट जो है वो अभी यहाँ पे इग्नोर कर दो, राइट। सो 6 पर यूनिट जो था, जब 6 रुपये प्राइस था तो डिमांड कितना था 10 यूनिट्स, देयरफॉर टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इज 60। सो 6 इंटू 10 इज इक्वल टू 60, तो आपका पूरा खर्चा कितना था 60 रुपीज़, राइट। When price falls to 5, quantity demanded rises to 20. Total expenditure incurred is 100. So जब प्राइस कम हुआ 5 रुपये हुआ प्राइस तो आपकी डिमांड कितना हो गया, इंक्रीज हो गया, 20 यूनिट्स हो गया, राइट। सो 5 इंटू 20 इज 100 रुपीज़। तो आपका पूरा खर्चा कितना, टोटल एक्सपेंडिचर कितना था 100 रुपीज़, राइट। इन दिस केस टोटल आउटले इज ग्रेटर दैन दी ओरिजिनल एक्सपेंडिचर। सो ये केस के अंदर टोटल आउटले मतलब आपका जो पूरा खर्चा है टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ओरिजिनल एक्सपेंडिचर। मतलब ओरिजिनल प्राइस 6 रुपये था, तब 6 रुपये प्राइस था तो आप पूरा खर्चा कितना करते थे 60 रुपीज़। ऑलराइट, जब प्राइस चेंज हुआ, प्राइस 5 रुपीज़ हुआ तो आप कितना खर्चा कर रहे हो 100, मतलब कि आपका जो टोटल आउटले टोटल एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज़ हो गया एज़ कम्पेयर टू दी ओरिजिनल एक्सपेंडिचर। ओरिजिनल एक्सपेंडिचर 60 था बट बाद में चेंज होने के बाद, प्राइस चेंज होने के बाद 100 हो गया, राइट। हेंस एट दिस स्टेज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। सो इस स्टेज के ऊपर आपका जो ईडी है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 1। इसको हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, दैट इज ईडी इज इक्वल टू ईडी इज ग्रेटर देन 1। ऑलराइट, हम इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, राइट। दैट इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। मतलब ये क्या है, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, मतलब प्राइस जो है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है लेकिन आपका जो खर्चा है वो ज़्यादा चेंज हुआ है, राइट। मतलब आपका प्राइस 1 रुपीज़ से चेंज हुआ मगर आपका जो खर्चा था वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है, राइट। तो ये क्या है, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। ऑलराइट, नेक्स्ट देख लेते हैं। इन केस बी ओरिजिनल प्राइस इज ₹4 पर यूनिट एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज 30 यूनिट्स। सो केस बी के अंदर क्या था, जब आपका प्राइस 4 रुपीज़ था, ये आपका ओरिजिनल प्राइस था, तो आप कितना डिमांड कर रहे थे 30 यूनिट्स, देयरफॉर टोटल एक्सपेंडिचर इज ₹120। सो 4 इंटू 30 इज 120, राइट। तो मतलब आपका पूरा खर्चा कितना हुआ 120। व्हेन प्राइस फॉल्स टू 3 पर यूनिट, क्वांटिटी डिमांडेड राइजेज टू 40 यूनिट्स। और जब प्राइस कम हुआ 3 रुपीज़ हुआ तो डिमांड कितना हुआ
40, 3 इंटू 40 इज 120, सो टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इज ₹120. तो पूरा खर्चा कितना हुआ 120. इन दिस केस टोटल आउटले इज सेम टू द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर. तो इस केस में अगर हम देखें तो टोटल आउटले मतलब टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो इक्वल है टू द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर, राइट. मतलब जब प्राइस 4 रुपये था तभी भी 120 रुपये ही खर्चा हो रहा था, और जब प्राइस 3 रुपये हुआ तभी भी 120 रुपये ही खर्चा हो रहा है. मतलब टोटल एक्सपेंडिचर बिफोर एंड आफ्टर द प्राइस चेंजेस रिमेन्स सेम, इज इक्वल. हेंस एट दिस स्टेज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1. ED इज इक्वल टू 1. सो इस स्टेज के ऊपर आपका जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या है 1 से इक्वल है. ED इज इक्वल्स टू 1, दैट इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. तो इसे हम क्या बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. मतलब जितना आपका प्राइस चेंज होता है उतना ही आपका खर्चा क्या है, खर्चे में चेंज नहीं है, खर्चा इक्वल है, कांस्टेंट है, राइट. सो ED इज इक्वल्स टू 1. ऑलराइट. नेक्स्ट जो है लास्ट थर्ड केस में क्या बताया है. इन केस सी ओरिजिनल प्राइस 2 पर यूनिट एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज 50 यूनिट्स. सो केस 3 में जब प्राइस 2 रुपये था, ओरिजिनल प्राइस 2 रुपीज़ था, डिमांड कितना था 50 यूनिट्स. देयरफॉर टोटल एक्सपेंडिचर इज 100 यूनिट्स. तो 2 इंटू 50 इज 100, मतलब पूरा खर्चा कितना था 100 रुपये. व्हेन प्राइस फॉल्स टू 1 पर यूनिट क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस टू 60 यूनिट एंड टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इज 60. और जब प्राइस कम हुआ मतलब प्राइस चेंज हुआ 1 रुपी हो गया तो डिमांड कितना हुआ इंक्रीज हुआ 60 यूनिट्स हो गया. 1 इंटू 60 किया तो 60 रुपीज़ आता है. टोटल एक्सपेंडिचर आपका टोटल खर्चा कितना हुआ 60, राइट. तो इन दिस केस टोटल आउटले इज लेस देन द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर. तो इस केस के अंदर आपका जो टोटल आउटले है, टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो लेस देन द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर. बिकॉज जब 2 रुपये प्राइस था तो आप खर्चा 100 रुपये कर रहे थे, जब प्राइस 1 रुपया हो गया तो आप 60 रुपीज़ खर्चा कर रहे हो. दैट इज़ यहाँ पे जो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर था वो क्या था ज़्यादा था, लेकिन बाद में जब प्राइस चेंज हुआ तो आपका खर्चा कम हो गया. इन हेंस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1. सो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 1 से कम है, राइट. बिकॉज प्राइस चेंज होने के बाद एक्सपेंडिचर जो है वो और कम हो गया. सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, राइट. जिसको हम किस तरीके से डिनोट करते हैं ED इज लेस देन 1, दैट इज रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड. मतलब इसको हम क्या बोलेंगे रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड. दैट इज प्राइस के चेंज होने की वजह से आपका जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है. इनफैक्ट आपका जो खर्चा था, जो एक्सपेंडिचर था वो कम हो गया है, राइट. इसके लिए ED इज लेस देन 1. ऑलराइट. इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं ED इज लेस देन 1, दैट इज रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड. ऑलराइट. सो यहाँ पे ये जो तीनों मेथड सो इसके अंदर क्या था टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर 3 प्रपोजिशंस थे. रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड एंड रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड. ऑलराइट. सो आई होप आपको टोटल एक्सपेंडिचर मेथड जो था कि किस तरीके से हम ED कैलकुलेट करते हैं वो समझ में आया होगा. सो यहाँ पे स्टॉप करते हैं इस वीडियो में. नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज लास्ट मेथड जो है किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे ED पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड को यूज़ करके, ये हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर अप करेंगे. ऑलराइट. सो आई होप आपको इस वीडियो का जो मेथड था, दोनों मेथड्स थे कि किस तरीके से हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको समझ में आया होगा. दैट इज अकॉर्डिंग टू रेशियो मेथड और परसेंटेज मेथड. रेशियो मेथड या परसेंटेज मेथड वन एंड द सेम है, राइट. सो अकॉर्डिंग टू रेशियो मेथड और परसेंटेज मेथड एंड अकॉर्डिंग टू टोटल एक्सपेंडिचर मेथड किस तरीके से हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. सो आई होप आपको दोनों मेथड्स जो हैं वो समझ में आए होंगे इस वीडियो के. जो लास्ट मेथड है पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड, ये हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर अप कर लेंगे. ऑलराइट. सो आई होप आपको इस वीडियो का जो पूरा टॉपिक है वो समझ में आया होगा. सो थैंक यू फॉर योर टाइम.